एवरीवन। सो आज हमारे साथ है अदम। अदम, आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक आपने सबको प्राउड फील करवाया है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम्स में 99.6% और उसके बाद अब सीयूटी का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। इससे पहले मैं इस इंटरव्यू को चालू करूं, मैं एक बार चाहूँगा आप फिर से सारे बच्चों को बोर्ड्स का रिजल्ट बता दें। सीयूटी में आपके क्या सब्जेक्ट्स थे वो बता दें और आपका सीयूटी का स्कोर बता दें। हेलो भैया एंड हेलो एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो इफ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अदम्य प्रताप सिंह हम्म। एंड ट्वेल्थ सीबीएसई दिस ईयर मैंने 99.6% स्कोर किया था। एंड सीयूईटी में मेरा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है बेस्ट ऑफ फोर, दैट इज 962 आउट ऑफ 1000। मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो इंग्लिश, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड आई ऑल्सो हैड मैथ्स। तो बेस्ट परफेक्ट। फोर में मेरा 962। और नॉर्मलाइजेशन से पहले आपका क्या स्कोर था अदम? हाँ, तो रो स्कोर मेरा 970 था, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इट डिक्रीज्ड अबाउट 8 मार्क्स। काफ़ी बढ़िया स्कोर है, बहुत ही शानदार स्कोर है। अदम, आपका इंटरव्यू एक बहुत बड़े रीज़न से स्पेशल है। आप हमारे जो बोर्ड्स के मास्टरी बैच है उसके टॉपर रहे हैं, राइट? इसलिए चैनल पे सबसे पहला इंटरव्यू आपका आया था। लेकिन उसमें आपने एक चीज़ मुझसे शेयर करी थी कि आप सीयूटी में कोई भी बैच नहीं लेने वाले हैं, आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। और इसलिए मैं आपका इंटरव्यू चैनल पे डालना चाह रहा था। शायद बहुत सारे एडुकेटर ये चीज़ ना करें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बैचेस अफोर्ड नहीं कर पाते, खुद प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो आप प्लीज़ रीज़न शेयर करिए कि आपने क्यों किसी बैच में एनरोल नहीं करा, सेल्फ स्टडी करने का क्यों सोचा? और इस समय आपको फोमो भी हुआ होगा, डर लग रहा होगा कि यार सब हर कोई बैच में एनरोल कर रहा है, तो इससे भी आपने कैसे डील किया? भैया फोमो तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि हर कोई बैच में एनरोल करता है। हुँ, इतने सारी मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग बैचेस हुँ, होते हैं, कोर्सेज होते हैं। तो लेकिन मैंने ये चीज सोची कि मैंने बोर्ड्स तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो डोमेन्स जो मेरे हैं वो तो मेरे क्लियर ही हैं, बस मेरे को एक रिवीजन और उसके बाद मॉक्स में टाइम लगाने की जरूरत है। और जो इंग्लिश है लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसके लिए क्योंकि मैंने शुरुआत से थोड़ी बहुत मेहनत करी है और 1 महीने के अंदर मैं खुद से कर सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से कर सकता हूँ। ये हर किसी के लिए पर्सनल चीज है। अगर आपको लगता है कि आपने बोर्ड्स तक बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करी और आपको सिलेबस से एक बार वापस से जान गो थ्रू होने की जरूरत है, तो आप एक कोर्स ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आप इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं पढ़ सकते, अगर आपको कोई सारी चीजें अवेलेबल करवा दे, तो आपके लिए वो बेटर है। तो जब भी आप कोर्स लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके रिसोर्सेज आपने सेट हैं, आपके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, आपको पता है कि कहाँ से कितना पढ़ना है, और आपने बोर्ड्स तक अच्छे से अपने डोमेन्स के लिए प्रिपरेशन कर लिया है, तो उस चीज को देखते हुए मैंने बैचेस को में ना लेकर, बल्कि मैंने उसी चीज को इन्वेस्ट किया लाइब्रेरी जाने में, या फिर जिसे सेल्फ स्टडी पॉइंट कह सकते हैं। तो क्योंकि घर पे कुछ डिस्टर्बेंस रहती है, कभी गेस्ट आ जाते हैं हुँ। और बाकी सारे काम होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लाइब्रेरी चला जाऊं, वहां पे क्या है, कंसंट्रेशन से पढ़ाई हो पाएगी। तो मैंने उसी पैसों को मतलब वहां इन्वेस्ट किया। आपने मुझे बताया था, व्हाट्सएप पे हमारी बात हुई थी कि आपके एक-एक क्वेश्चन डोमेन्स में गलत गए हैं, लेकिन 50 में से 49 सही करना बहुत मुश्किल काम होता है। इतना डेटा है, इतनी बार रिवीजन करना पड़ता है। आपका प्लस पॉइंट ये था जो आपने शेयर किया कि भाई आपने 12th में ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, बट स्टिल। तो अदम, मैं चाहूँगा आप शॉर्ट में एक-एक करके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताएँ जो आपके थे कि उसमें आपने कैसे प्रिपरेशन किया? ठीक है भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि ट्वेल्थ का आपका जो भी स्कोर हो या जैसी भी परफॉर्मेंस हो, आप उससे ये बिल्कुल भी प्रिडिक्ट मत करो कि आपका सीयूईटी कैसा जाएगा। हुँ, हो सकता है बोर्ड्स के टाइम पे आप उतना कंसंट्रेटेड नहीं थे, उस टाइम आप बीमार हो गए, जो भी सर्कमस्टांसिस रहे। दूसरी चीज ये कि हो सकता है आपने बोर्ड्स में सिर्फ उतना पढ़ लिया जो बोर्ड्स के लिए चाहिए, लेकिन सीयूईटी बहुत इससे कहीं कुछ ज्यादा डिमांड करता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगी, तो उन्हीं पे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट, जैसे मेरे पास था पॉलिटिकल साइंस, तो उसकी बात करूं तो उसमें दो बुक्स हैं। और बुक्स के साइड मतलब चैप्टर्स के साइड्स में, पेजेस के साइड्स में कुछ बॉक्सेस, कुछ टाइमलाइंस या फिर लीडर्स की इंफॉर्मेशन, ये चीजें रहती है जो कि बोर्ड्स में डायरेक्टली नहीं पूछी जाती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें कंप्लीटली इग्नोर करते हुए चलते हैं और बोर्ड्स में फिर भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप उनको सेशन की शुरुआत से या जब से भी आप पढ़ना शुरू करें, तब से ही उन चीजों को इग्नोर ना करें, बल्कि उनसे एक बार पढ़ लें, ताकि आपको चीजों का आइडिया रहे। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद करनी होंगी और वो 1 महीने के गैप में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने चीजों को पहले से देखा हुआ है, आप जानते हैं कि चीज क्या है, बस एक बार उसको वापस से रिकॉल करना है, तो वो चीज बहुत ईजी हो जाती है। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितनी भी टाइमलाइंस थी,
जितने भी लीडर्स थे उनको मैंने पहले से देख रखा था, पहले से पढ़ा हुआ था, बल्कि कुछ चीज़ों को तो याद भी किया हुआ था, क्योंकि वो कहीं न कहीं बोर्ड्स के अंदर हेल्प करती हैं, और जब आप उनको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हो तो आपका आंसर और भी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो गैप डेज आए, वो सीयूईटी का प्रिपरेशन का 1 महीना आया, तो उन चीज़ों को रिपीटेडली रिवाइज़ किया। आप सोचो कि वो एक टेबल को आप एक ही दिन में याद कर हुँ, लोगे, और अब आपको वो 1 महीने के लिए याद रहेगी, नहीं हो पाएगा। आपको 1 दिन, फिर उससे अगले दिन, फिर 2 दिन के गैप के बाद उन चीज़ों को वापस रिवाइज़ करना पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है या याद नहीं हो रही है, उसका आप एक शीट बना के अपनी स्टडी टेबल पे चिपका सकते हैं, कोई ऐसा स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। कुछ भी स्पेसिफिक आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, आप वो कर सकते हैं, आपकी जो भी आपको सुटेबल लगे। सेकंड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी को हुँ, उतना फोकस नहीं करते हैं। तो यही मैं वापस से एडवाइस दूंगा कि सिर्फ पढ़ने के लिए एक बार एनसीईआरटी को पहले से पढ़कर रखें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत बोर्ड्स के लिए मदद कर जाए, और अगर मदद नहीं भी कर रही बोर्ड्स के लिए, तो एक बार पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। और अभी तो जो नए सेशन के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास बहुत टाइम है, अभी जुलाई है, अगस्त है, आप एक बार एनसीईआरटीज को जो चैप्टर स्कूल में चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एक बार पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी बोर्ड्स तक, तो भी आप पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। गैप जो 1 महीने का है, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखें कि एनसीईआरटी को आपको थॉरली कवर करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के लिए मैं बात करूं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के अंदर जो हमें लगता है कि मुश्किल है, और हम उनको पढ़कर छोड़ देते हैं और हुँ, समझ में वो चीजें नहीं आती। ऐसे ही कुछ फॉर इंस्टेंस मैं बात करूं, फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी का है उसके अंदर नेशनल इनकम और जीडीपी के अलावा कुछ अदर एग्रीगेट्स दे रखे हैं, जैसे कि पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इनको भी मैंने सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट शिफ्ट का पेपर हुआ इस बार सीयूटी में, तो पता लगा कि उनसे उनके बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज को आपको लाइटली में नहीं लेना है। स्पेसिफिकली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को आपको बहुत थोरोली कवर करना है। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो उसको छोड़ना नहीं है। कहीं से भी आपके कोई सीनियर्स हैं, कोई टीचर हैं, आप किसी बैच में हैं, उनके जो एजुकेटर्स हैं, उनसे आप उनको क्लियर कीजिए। साइकोलॉजी मेरा तीसरा सब्जेक्ट था, डोमेन था। उसके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपने बोर्ड्स के लिए भी एनसीईआरटी को रेफर किया था, और सीयूईटी में भी आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे। बस अब आपको ये करना है कि जो स्पेसिफिक डेटा है उनको रिवाइज करना है, याद करना है। तो कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट के नाम है, कुछ भी स्पेसिफिक जो डेटा है आप उनको अच्छे से याद करिए। ये समझिए कि सीयूईटी एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इसमें क्वेश्चंस कैसे डिमांड होंगे, इसमें जो कुछ भी आपको पढ़ते हुए, बुक की रीडिंग करते हुए लगता है कि ये चीज 1 मार्क में पूछी जा सकती है, तो आप समझ लीजिए कि वो पूछी जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अदम डोमेन्स के बारे में बताने के लिए थैंक यू। अब आप इंग्लिश के बारे में भी एकदम डिटेल में बताओ, जो भी आपने सोर्सेज़ फ़ॉलो करे हैं, सबका नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी बताना कि इंग्लिश में मतलब आपने कैसे पढ़ाई करी? क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत होता है। हम्म। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो ये आपके बोर्ड से कंप्लीटली हुँ, डिफरेंट एक आपको एक टेस्ट देना है। हुँ, अगर आप इसमें कोर्स परचेज कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको लगता है कि आप वीक हो तो आप कोर्स ले लो, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब वो चीजें मिलेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप बिना कोर्स परचेज किए इंग्लिश कर रहे हैं, तो इस इंग्लिश को अगर मैं 3 पिलर्स में डिवाइड करूं तो पहला रहेगा वोकैबुलरी, सेकंड वुड बी ग्रामर, एंड थर्ड वुड बी कॉम्प्रिहेंशन। अब ग्रामर ऐसी चीज है जो हम 10th तक पढ़ते आए हैं, और आपने 12th की इंग्लिश पढ़ी है, तो ग्रामर आप इंट्यूटिवली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आप यूट्यूब से जो भी टीचर आपको सुटेबल लगे, उनकी एक ग्रामर की प्लेलिस्ट कवर कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी रूल्स हैं एक बार आप उनको पढ़ लेंगे तो वो इजी रहेगा। तो फॉर इंस्टेंस मैंने स्पेसिफिकली रुबाइका मैम यूट्यूब पे हैं, उनकी ही ग्रामर की प्लेलिस्ट एक बार कवर कर ली थी, सारे ग्रामर के टॉपिक्स वहां से कवर किए। जो थर्ड पिलर मैंने बताया कॉम्प्रिहेंशन, वो भी आपने बोर्ड के लिए अनसीन पैसेज तो किया ही है, तो यहाँ पे भी आप इजीली कर लेंगे, बहुत मुश्किल आता भी नहीं है। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मोड में पढ़ना है, आप एओन ऐसे पढ़ सकते हैं। एओन ऐसे मैं सजेस्ट करूंगा, वहां पे बहुत अच्छे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मिल जाते हैं। तो आपकी हैबिट डेवलप होगी, वो भी स्क्रीन पर पढ़ने की। और जो फर्स्ट पिलर है इंग्लिश का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वोकैबुलरी। और टू बी ऑनेस्ट, वोकैबुलरी आप 1 महीने के अंदर कवर करने की सोच रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। हुँ,
और जो अब नए सेशन में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगा कि आप अभी से ही वोकेबलरी को बिल्ड करो, सीयूईटी के लिए नहीं। ये मत सोचो कि आज मैं 2 घंटे वोकेबलरी कवर करूंगा या कोई लाइव स्ट्रीम देखूंगा या कोई पुरानी वीडियो देखूंगा और 2 घंटे में वोकेबलरी हो जाएगी, नहीं। आपको अपनी डेली लाइफ में वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है, सीखना है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। ऐसे ही वोकेबलरी बिल्ड होगी और अभी आपके पास बहुत टाइम, आपको 2027 में जाके सीयूईटी देना है, तो तब तक अगर आप अभी भी वीकली और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, चाहे चैट जीपीटी की मदद से, चाहे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, चाहे कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कोई भी डर लगेगा ही नहीं जब आप सीयूईटी देने वाले होंगे। तो अब इस चीज के एक और चीज मैं स्पेसिफाई करूं तो आपको इंग्लिश के लिए ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। किस तरीके से, जैसे कि आपने कोई वर्ड पढ़ा, तो अब आपको उसको ऐसा नहीं करना है कि आप एक बार पढ़कर भूल गए। आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज आपको सामने दिखी, किसी भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और वहां पे वो वर्ड आया, तो रिकॉल करो कि उसका मीनिंग क्या था। रिकॉल करो कि उसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। या फिर कहीं पे भी कुछ चीज आपको लिखी दिखी तो आप ऑब्जर्व करो कि इसकी स्पेलिंग क्या है। हम्म। क्योंकि अब की बार जैसे मेरे स्पेसिफिकली मेरे शिफ्ट के अंदर बहुत सारे स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस आए, तो वहां पर अगर आपको स्पेलिंग आती भी होगी, आप फ्लो में लिख भी सकते हो, लेकिन जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे और बहुत ही रिलेटेड से होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा काम आती है। तो इंग्लिश में तो ऐसा होता था कि वो मेरा 1 महीना था, तो अगर मैंने आज कोई 4 वर्ड, 5 वर्ड, 10 वर्ड पढ़े हैं, तो वो मेरे पूरे दिन में मेरे दिमाग में घूमते रहते थे कि कहाँ पे क्या वर्ड था, किसका क्या मीनिंग था। और जब आप मॉक्स दोगे, जब आप पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करोगे, तो वो चीज आपको वापस याद आएगी कि ये वर्ड किया था। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एक अपनी स्पेसिफिक डायरी या नोटबुक कर सकते, मतलब लगा सकते हो, जिसके अंदर आप अपने वर्ड्स लिख रहे हो। इसी अब सभी डोमेन्स या लैंग्वेजेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है। हम्म। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या पोर्शंस कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी डोमेन या लैंग्वेज के अंदर, तो वो आपको बहुत ज्यादा करने हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपने सिलेबस नहीं किया और आप मॉक्स देने लगे। एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर करो। इंग्लिश के केस में आप जब 1 हफ्ता या 10 दिन जब एक बार वोकेबलरी अच्छे से कर लो और ग्रामर को भी थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया हो आपने, तब आप मॉक्स को स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास एक और सब्जेक्ट था मैथ्स, तो कुछ बच्चों के पास ह्यूमैनिटीज में मैथ्स भी होगा। तो मैथ्स आपने जो 12th बोर्ड्स तक किया है, वो अगर आपने अच्छे से किया है, उसमें टाइम लगाया है, तो आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने 12th बोर्ड्स के लिए उतनी मेहनत नहीं करी या मैथ्स को इजीली ले लिया, तो आप एक कोर्स परचेज करो। उस नो डाउट आपको करना चाहिए। मैंने तो नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हो, ताकि आपको एक बार सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए और उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इन केस आपने सारा सिलेबस अच्छे से किया है, तो बस अब आपकी अप्रोच में शिफ्ट आएगा, सिलेबस में नहीं। मैथ्स का वही सिलेबस है, बस अप्रोच में क्या शिफ्ट आएगा कि अब आपको कुछ फॉर्मूलेज, कुछ ऐसी चीजें जो डायरेक्टली एमसीक्यूज में 1 मार्क में पूछी जाती थी बोर्ड्स के अंदर, अब यहाँ पे सब कुछ ही ऑब्जेक्टिव है, तो सिर्फ वही चीजें पूछी जाएंगी। तो आपको कुछ प्रूफ्स याद नहीं करने हैं, आपको कोई थियरम्स की एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए, बल्कि आपको चीजें फिंगर टिप पे होनी चाहिए। और मैथ्स में स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि फाइनल एग्जाम में मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं पैनिक कर गया। तो इसीलिए मैथ्स में भी आप बहुत अच्छे से मॉक्स दो, ताकि आपका टाइम मैनेज हो पाए। और पीवाईक्यू मैं वापस कहूंगा, पीवाईक्यूज करो, मॉक्स दो। इन्हीं से ही आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी, आपको वो एरियाज पता चलेंगे जहां पे आपको और वर्क करने की जरूरत है। आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने टाइम में एग्जाम कर पा रहे हो और आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। मुझे आपके पिछले इंटरव्यू में ये चीज़ अच्छी लगी थी, अदम बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं भाई हर सब्जेक्ट में क्या करना है। मैं 2 चीज़ें फिर से रिपीट करना चाहूँगा। इकोनॉमिक्स का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे योद्धा बैचेस में भी जब हम एनसीईआरटी करा रहे थे, बहुत बच्चे बोल रहे थे क्यों आप एनसीईआरटी करा रहे हो, बट एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। और इंग्लिश में अगर आप अभी 11th-12th में स्टार्टिंग से आप करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टिंग से करने का ये मतलब नहीं है कि 3-3 4 घंटे करो। जैसे अदम ने बताया कि डेली अगर कुछ वोकैब के वर्ड ही कर रहे हो, थोड़ा ग्रामर कर रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अदम, इसके बाद मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि क्या ऐसे वो चैलेंजेस थे जो आपने फेस करे सीयूटी के टाइम पे और उन्हें फिर टैकल कैसे किया आपने?
भैया जो फर्स्ट चैलेंज मेरे ख्याल से वो है कि जब हम बोर्ड्स दे चुके होते हैं तो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं हुँ, चीज़ों को, जो मैंने भी किया। हम बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं या सोचते हैं कि हमने बोर्ड्स में इतनी मेहनत तो कर ही ली है तो थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको वीक नहीं होना है, अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। बोर्ड्स के बाद नो डाउट आप एक ब्रेक लो, 2 दिन, 5 दिन, और लेकिन जब रीस्टार्ट करो तो फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल प्रोडक्टिविटी के साथ आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सेकंड जो चैलेंज मेरे लिए रहा कि मैंने, या फिर एक जो मिस्टेक मैंने करी, कि शायद मैंने उतने अच्छे से मॉक्स, उतने ज़्यादा मॉक्स हुँ। नहीं दिए। अगर मैं ज़्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करता तो वो मेरी प्रिपरेशन में और ज़्यादा बेनिफिट होता। थर्ड चैलेंज जो मेरा एक पर्सनल चैलेंज था, फ़ैमिलियल चैलेंज था, वो था कि अप्रैल में ही मेरी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी। तो वो 10-12 दिन मतलब डिस्टर्बेंस रहती हैं, आप उतना फ़ोकस नहीं कर पाते हो। और इसके अलावा तो मेरे लिए तो कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस नहीं थे, लेकिन आपके लिए हर स्टूडेंट के लिए अलग-अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप, ये एक चैलेंज हो सकता है कि आप कोई कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आपका मन है कि आप एक कोर्स लेना चाहते हो। तो उस केस में आप सीनियर्स की गाइडेंस ले सकते हो। आप सीनियर से ये पूछ सकते हो कि कौन से रिसोर्सेज आपके लिए अच्छे हैं। अगर आपके लिए ये चैलेंज आ रहा है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पे भी वापस आपको काम करना पड़ेगा। तो हर किसी के चैलेंजेस अपने अलग-अलग हो सकते चैलेंजेस तो आते हैं, वो यही है, थोड़ा-सा आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, फ़ोकस करना पड़ेगा। हैं। बिल्कुल। अदम इसमें बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, आप ज़रा बताइए कि भाई कौन-सी ऐसी हॉबीज़ वगैरह हैं जो आप फ़ॉलो कर रहे हैं इस समय और आगे की क्या प्लानिंग है? आप किस कॉलेज में कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं? भैया आफ्टर सीयूईटी मैं तो थोड़ा फ्रीली ही ले रहा हूँ चीज़ों हुँ, को, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा रिगरसली नहीं, क्योंकि ये थोड़ा-सा टाइम है कॉलेज में, तो जाके आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा लाइक आई एम स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, फ्रेंड्स, टूर पे गया था। देन इसके अलावा हॉबी के तौर पे आई एम लर्निंग फ्रेंच एक तो, और उसके अलावा मैं एक स्क्रिप्ट सीख रहा हूँ जो उर्दू की नस्तलिक स्क्रिप्ट होती है, तो मैं वो भी सीख रहा हूँ। और उसके अलावा मेरा लिंग्विस्टिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो हुँ, मैं कुछ उसके रिलेटेड वीडियोज़ एंड रिसोर्सेज़ देखता रहता हूँ। अगर मैं कोर्स और कॉलेज की बात करूँ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ही मतलब एम कर रहा हूँ। उसमें भी स्पेसिफिकली मेरा हिंदू कॉलेज एंड सेंट स्टीफेंस, इन दोनों में इंटरेस्ट है। तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एट हिंदू कॉलेज। देन आई एम आल्सो थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो वो भी हिंदू कॉलेज एंड सेंट स्टीफेंस बोथ में। एंड देन मेरी तो पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि मैं बीए प्रोग्राम लूंगा, लेकिन वो तो हर किसी का हुँ। अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफेंस कॉलेज। परफेक्ट। थोड़ा मैं आपसे कंसिस्टेंसी पे बात करना चाहूँगा। ये बताना चाहूँगा कि भाई डेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। देखो आपने बोर्ड्स में अच्छा परफ़ॉर्म करा है, सीयूटी में अच्छा करा है, हर सब्जेक्ट के बारे में इतने डिटेल में वही आंसर दे सकता है जिसने पढ़ाई करी। और पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट करूँगा भाई, जब मैंने योद्धा बैचेस की रिपोर्ट्स निकलवाई, हज़ारों बच्चे थे, सिर्फ़ कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पूरे मॉक्स किए, सिर्फ 15 से 20%, बाकी बच्चों को इतने मॉक्स हमने दिए, उन्हें किए ही नहीं अटेम्प्ट, आलसी। और लिटरली कुछ बच्चों से तो मेरी मैसेज पे बात हुई, उनका यही आंसर था कि भैया आलसी की वजह से स्कोर कम आ गया, मतलब वो अब रिग्रेट में है कि काश हमने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती। तो ये कंटिन्यूअसली मेहनत करने का, परफॉर्म करने का मोटिवेशन कैसे आता है आपके अंदर? वही बात है भैया कि कंसिस्टेंसी हम्म। तभी आएगी जब आपका इंटरनल मोटिवेशन होगा। अगर आप सेल्फ से मोटिवेटेड हैं तो आप कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे, और वो सेल्फ मोटिवेशन मेरे ख्याल से आता है जब आपके पास कोई रीजन, आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मेरे को कोई चीज क्यों करनी है। जब आपके लिए वो चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि मेरे को कोई चीज क्यों करनी है, मेरे को सीयूटी में स्कोर अच्छा क्यों लाना है, तो आप कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे। लेकिन तब भी हो सकता है आप चैलेंजेस फेस करें, तो यहाँ पे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प इन द सेंस आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं, उस टाइम टेबल को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, एंड देन उसकी अपनी रिपोर्ट देते रहो कि मैंने आज इतना काम किया, इतनी चीजें मेरे से रह गई। पेरेंट, यहाँ पे वही बात है कि अगर आप खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप औरों की मदद लो। अपने पेरेंट्स को कहो कि आप मेरे से रिपोर्ट लो डेली। ऐसा हो सकता है कि कई बार आप खुद चीट कर जाएं और आप ना हम्म। रिपोर्ट दें। या फिर अगर आपको कोई एक फ्रेंड है जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ चीजें डिस्कस करते रहो, या आप एक कंबाइंड प्लान बना सकते हो, कलेक्टिवली कुछ चीज कर सकते हो। दोनों खुद का डेली का टारगेट उसके साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं तो ऐसा करता था, मैं अपनी मदर के साथ कई बार पोल, व्हाट्सएप के अंदर एक पोल क्रिएट करता था, टुडेज टारगेट, और उसमें हर एक को मार्क कर देता था, और एंड जैसे जैसे वो होता जाता था तो मैं उसको मतलब ऑप्ट करता रहता था। तो ये चीजें काम करती हैं। कंसिस्टेंसी आपको लानी पड़ेगी। एक तो फर्स्ट चीज यही कि आपके पास रीजन होना चाहिए मेरे को कोई चीज क्यों करनी है। सेकंड चीज ये, आपका अगर एक टाइम टेबल है या फिर आपका कोई एक एक ऐसी चीज है जो आपको रिमाइंड करती रहे,
तो वहां से आपकी हेल्प हो जाती है, चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे आपके पेरेंट्स हो। मैंने ये चीज़ आपके इंटरव्यू के बाद नोटिस करी थी जब आपका बोर्ड्स का इंटरव्यू अपलोड हुआ चैनल पे। आपकी फैमिली के बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि अदम में बेटा हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आसपास लोग बहुत अच्छे हैं। तो आपको लगता है उससे बहुत डिफरेंस आता है लाइफ में? बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, जबकि जब मैं ये बात करता हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है, ये चीजें आपके इन्वायरमेंट से ही आप सीखते हो। हुँ। आपका स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी फैमिली कैसी है, आपके पीयर्स कैसे हैं। तो जब आपको हर कोई मोटिवेट कर रहा है या हर किसी की आपकी आपसे एक हेल्दी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी नहीं जो आपको बर्डन करिए, बल्कि हेल्दी एक्सपेक्टेशंस है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो चीज मदद करती है। बल्कि मेरे केस में तो मेरे पेरेंट्स, मेरा एल्डर ब्रदर है, वो भी, हर किसी, हम सब इन्वॉल्व रहते हैं। अगर मेरा कोई एग्जाम है या कुछ भी चीज है, तो हर किसी को आइडिया रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स नेग्लिजेंट हैं कि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि क्या चीज चल रही है। तो मैं सब कुछ शेयर करता हूँ उनके साथ। कुछ भी चैलेंज है या कुछ भी अचीवमेंट है छोटी सी, सब कुछ शेयर करता हूँ। तो आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हो, पॉजिटिवनेस रहती है आपके अराउंड, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये बात आपने बहुत सही बोली, एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आदम, आखिरी के कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, चैनल पे सीयूटी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ भरे पड़े हैं, सीयूटी के बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, बट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं आपसे थोड़े अलग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बच्चों को डेफिनेटली मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो यार देखो, जब आपने कुछ अचीव नहीं किया होता तो आपके दिमाग में बहुत कुछ होता है, लेकिन अचीव करने के बाद चीज़ें बदलती हैं। तो अब आप बोर्ड्स के टॉपर हो भाई, 99.6%, सीयूटी में इतना बेहतरीन स्कोर है कि आपको कुछ भी मिल सकता है। कैसा लगता है अंदर से? सब बदल गया या क्या लगता है, आप अंदर से कैसा फील करते हो? नहीं, नहीं, कुछ बदला नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरली जो आप चीज़ पाना चाहते हो ना, वो जब आपको मिल जाती है, आप उसकी उतनी वैल्यू नहीं हुँ, करते जब आप उसकी स्ट्राइविंग कर रहे हो, जब आपके वो डिज़ायर है। इनफैक्ट मतलब एटॉमिक हैबिट्स अगर किसी ने पढ़ी है, तो उसमें भी ये ज़िक्र है कि हुँ, जब आप कुछ चीज़ करना चाहते हो, तो वो डिज़ायर एक्चुअल एक रिवॉर्डिंग फैक्टर है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि फॉर इंस्टेंस कि मेरे को बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो जो डिजायर है ना, वही आपको फ्यूल करता रहेगा। और जब वो नंबर आ जाएंगे, तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड फील कर रहे हो उस अचीवमेंट से, तो वो एक हेल्दी चीज नहीं है। किसी भी चीज केस में अगर आपके अचीवमेंट मिली या फेलियर हुआ, उसमें आपको बहुत इक्वानिमस रहना चाहिए और बहुत ही, जिसे कहेंगे, कंपोजर को मेंटेन करना चाहिए। तो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मेरा बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आया, तो मैंने उसको बहुत ओवर पावर नहीं होने दिया कि उसके चक्कर में मैं अपना सीयूईटी को खराब जाने दूं। या अब सीयूईटी का रिजल्ट आया है, अब वो तो हर मतलब पर्सपेक्टिव है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन इससे भी ज्यादा हुँ। थी। तो मेरे लिए वो थोड़ा लो है, तो मैं इस केस में भी अपने आप को लो महसूस नहीं करूंगा। इन केस हमें जब भी ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं, तो हमें कुछ बड़े डिसीजंस भी नहीं लेने चाहिए। जैसे कि अगर आपका कल ही सीयूईटी रिजल्ट आया और आपके बहुत कम नंबर आ गए, और आप इतने डिजेक्टेड हो गए कि यार आपने, और तभी आप अपने अगले ही दिन से प्रेफरेंस बनाने लग गए, और हुँ। आप कुछ प्रेफरेंसेस गलत बना रहे हो, देन आपने वही फिलअप कर दी। ऐसा नहीं करना है। जब ऐसे मोमेंट्स रहें जब आप बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो इमोशन से, चाहे बहुत ज्यादा खुश हो, तब आपको अपना कंपोजर रखना चाहिए। और जब अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो वो एक, जो एक जिसे कहते हैं ना, मतलब जीत की जो भूख है, वो कभी खत्म नहीं होती। और जब आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हो, तो वो, आप आगे की स्टेजेस को देखते हो, आप उस पे लुक बैक ऐसे करोगे, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका रियलाइज़ेशन सबको होना चाहिए। वो चलता है ना, जो ना मिला वो सोना, जो मिल गया सो मिट्टी। और मेन पॉइंट ये है कि आप अगर अभी तक टॉपर नहीं हो तो आपको ऐसा लगता है कि टॉपर बन के बहुत कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो टॉपर बन चुके हैं वो किसी और चीज़ के पीछे जा रहे हैं। और आपने एटॉमिक हैबिट्स की बात करी, उसी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग चैप्टर 2 में आइडेंटिटी की बात करी गई है कि अगर आपकी बिल्कुल। आइडेंटिटी ऐसी है कि मुझे बोर्ड्स में टॉप करना है, तो बोर्ड्स में टॉप करके आप, आपका गेम फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी है कि मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है, तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो आइडेंटिटी हमेशा लाइफ लॉन्ग बनाना चाहिए। अदम, आखिरी के बिल्कुल। दो क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला क्वेश्चन है भाई, अब आपने बोर्ड्स में भी टॉप कर लिया है, सीयूटी में भी टॉप कर लिया है, बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा, वो बच्चे जो अभी तक टॉप नहीं कर पाए, ठीक है, मैं बोलता हूँ स्कूल में उनका 70% 80% आता है, उनके लिए कितना ये डिफिकल्ट होने वाला है बोर्ड्स और सीयूटी में टॉप करना? डिफिकल्ट नहीं है अगर आप में एक कन्विक्शन है। हम्म। अगर आपको, आपने ये सोच लिया कि मेरे को करना है, और अगर आप उस चीज पर चल पड़े, आपने कंसिस्टेंटली काम किया, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि सीयूईटी इटसेल्फ कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं है।
या बोर्ड्स में कोई मुश्किल चीज नहीं है जहां पे आपका पिछले कई सालों की मेहनत देखी जा रही है। अगर आप एक साल भी कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो तो बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आपको सही गाइडेंस मिल रही है, प्रोवाइडेड आप खुद से मोटिवेटेड रहते हो, प्रोवाइडेड आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती है। तो जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन में या उससे नेक्स्ट सेशन में अपना सीयूईटी और बोर्ड्स देंगे और उन्हें लगता है कि अभी तक आप वो टॉपर की एक ग्रुप में नहीं आए हो, आप टॉपर नहीं बन पाए हो, प्लीज रिमेंबर कि टॉपर जैसी कुछ चीज है ही नहीं। वो एक वही नॉर्मल स्टूडेंट है जिसका स्कोर अच्छा आ गया और आप भी वो हो सकते हो। इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं लगेगी, बस आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। और अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो बहुत आसान है। अगर आप कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो रही है या आप सही गाइडेंस से नहीं चल रहे या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या आप फोकस नहीं हो तो फिर ये मुश्किल क्या, इट कैन बी इम्पॉसिबल। तो सही ये बात है। माइंडसेट अगर आप लेकर चलोगे तो आप डेफिनेटली वो अपनी चीज अचीव कर पाओगे। अदब में मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, मैंने बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे बट अब आपको जो बोलना हो, आपको जैसे बच्चों को मोटिवेट करना हो, आपके दिल में कुछ हो जो आप बोलना चाह रहे हो तो प्लीज। अगेन जो मैंने पिछली बार भी वही बात करी थी कि डू नॉट चेज मार्क्स। हमेशा लाइफ में सीखने की कोशिश करते रहो। जहां से भी आपको कुछ चीज लगे कि ये वैल्यूएबल है उसको गेन करते रहो। और एक और चीज कि अपने इमोशंस या अपनी जो स्टेट्स हैं उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करो। अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो उस चीज को समझो कि हम्म। हाँ ये इसका कुछ रीजन है। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पिलर है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, परसीविंग इमोशंस एंड देन फैसिलिटेटिंग इमोशंस टू टेक डिसीजंस। तो अगर आप कभी बहुत लो फील कर रहे हो तो तब ऐसा नहीं कि एकदम से आप सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया या अपने अपने सब प्लान्स को आप छोड़ दो। या अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। फॉर इंस्टेंस और हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन सेल्फ एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो पाए, आपने औरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर ली। फॉर इंस्टेंस मेरे लिए अब सीयूईटी स्कोर मेरा अच्छा है और उससे कॉलेज भी मेरे को मिल जाएगा, लेकिन एक जो मेरे मन में चीज थी कि मेरे को अपने 100% जो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था अपने तीनों डोमेन्स में, वो चीज नहीं अचीव हो पाई। तो अब उसको भी आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। यही चीज मैं एक्सेप्टेंस कहना बहुत ज़रूरी है, बात आपकी बहुत सही है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है वरना हम वहीं पर अटके रह जाते हैं। अदब में मुझे हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं भैया, चलो एक चीज ऐड करूंगा कि वही चीज की पढ़ाई को भी कभी बर्डन मत लो हम्म। प्लीज। लाइफ को एंजॉय करो, स्टडीज को एंजॉय करो। और एक और चीज जो मैं वापस से कहना चाहूंगा कि पार्टिसिपेट करते रहो, एक लाइवली बने रहो। ऐसा ना फील हो कि आप कोई, आप में वो इनर्शिया नहीं आना चाहिए। ऐसा लगे कि आप बहुत एक्टिव हो हर चीज में। अपने स्कूल में अगर आप कहीं पे कुछ भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वॉलंटियर कर रहे हो, वो चीजें करते रहो। अगर आपके एग्जाम्स हो गए हैं फॉर इंस्टेंस, मैं जिस स्टेज में हूँ, तो अपॉर्चुनिटीज को सीख करते रहो, आगे बढ़ते रहो। यही मैं कहना चाहूंगा। आगे बढ़ते रहना ये बहुत ज़रूरी है। मैं बोल रहा था अदम, जब भी आपसे बात करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी बहुत अच्छी वाइब्स हैं। ऑडियो में ग्लिच आया, उसी बहाने आपसे और बात करने का मौका मिल गया। और आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, डेफिनेटली मैं भी आपको बुक गिफ्ट करूंगा, व्हाट्सएप पे आपको मैं मैसेज करता हूँ इसके बाद। एंड थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए, इतने सारे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। ये आप और मैं कभी नहीं समझ पाएंगे, ऑनलाइन दुनिया का यही एक नेगेटिव साइड है, हमें इम्पैक्ट दिखता नहीं है। बट हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो आपके इंटरव्यू से सीखेंगे और याद करेंगे कि यार अदम भैया का इंटरव्यू देखा था तो मदद मिल गई। सो थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्रेज योर इंटेग्रिटी इन योर प्रोफेशन कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आपका यहाँ पे कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है अपने बैचेस के लिए, या मैंने आपके बैचेस में एनरोल नहीं किया, या मैंने अपने रिसोर्सेज बताए, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड आई एडमायर दैट फैक्ट कि आपकी जो इंटेग्रिटी है, जिसको मैं आई लुक अप टू। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू गाइड ऑल द स्टूडेंट्स कि आप डेफिनेटली गुरु भैया को फॉलो कर सकते हो, उनकी बातों को, उनकी गाइडेंस को। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा भी आप उसको गेन कर रहे हो तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच अदम, बस वेलफेयर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब इट्स नॉट ईजी कि आप पढ़ने में इतने अच्छे हो, उसके बाद आप ये डिसीजन ले रहे हो कि सब सेल्फ स्टडी करेंगे, जानते हुए कि सीयूटी में भाई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मैसेज करते हैं कि
हम बैच में नहीं हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा, आप उनके लिए एग्जाम्पल बन के खड़े होंगे कि भाई जिसको करना है वो कहीं से भी कर लेता है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, जिसको करना है वो कर लेता है, वो बहाने नहीं ढूंढता। सो थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच।